अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS 205 की कासिम की फ़ाइल करने जा रहे हैं और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो भी मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दफ़ा से जो पेपर हुई हैं वो 100% इसी फ़ाइल में से आ रहा है। बेशक आपकी कोई क्लास फेल हो या कोई भी जिससे भी आपका कॉन्टैक्ट हो, जिन्होंने पहले 205 पढ़ी है उनसे आप पूछ लें, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, 100% तकरीबन यहीं से आ रहा है। अगर आपने लेक्चर नहीं भी सुने ना तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ये फ़ाइल करके आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इससे पहले मैंने कभी किसी फ़ाइल के बारे में ये नहीं कहा कि 100% यहीं से आएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 70 से 80% यहाँ से आएगा, लेकिन इसके बारे में मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि 100% पेपर यहीं से आता है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जो यहाँ पे सब्जेक्टिव बताया जा रहा हो उसी को ये लोग MCQs बना के जो है वो दे दें, या थोड़ा-सा MCQs की वर्डिंग चेंज हो, लेकिन आएगा यहीं से। तो आपने हर तरह से इन MCQs को भी और इस सब्जेक्टिव को भी तैयार करना है और समझ के तैयार करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, टेक्निक या सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज एंड ब्लॉक इनबाउंड ईमेल अटैचमेंट विद मैलिशियस बिहेवियर। कि ऐसी टेक्निक या सॉल्यूशन जो कि यूज़ होता है एनालाइज करने के लिए, तज्जिया करने के लिए और उसको ब्लॉक करने के लिए, किसको? जो कि मैलिशियस ईमेल्स आती हैं ना, जो ईमेल आती है और उसमें कोई हैकिंग वगैरह का मटेरियल होता है। तो एक ऐसी टेक्निक या सॉल्यूशन जो इस तरह की जो ईमेल्स आती हैं हमारे पास, मैलिशियस ईमेल, उनको एनालाइज करती है और अगर कोई इस तरह का उसमें उनको नज़र आए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इसके साथ अटैच्ड है जैसे डेटा हैक वगैरह हो सकता है ETC, तो उसको एनालाइज करके उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ऐसी जो टेक्निक या सॉल्यूशन होती है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है और उसका आंसर है 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। एंटरप्राइज एंड एंटीवायरस है, या सैंड बॉक्सिंग है, सेम सॉल्यूशन है, या फेम सॉल्यूशन है। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैंड बॉक्सिंग का इन्होंने यहाँ पूछा हुआ, तो हो सकता है वहाँ पे फेम सॉल्यूशन का या कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो रेलिवेंट आपको मिल रहा है उसको भी आप लोग कर लिया करें। ये हमेशा हर फाइल में मैं बताती होती हूँ। एनीवेज, इसमें यहाँ इसका आंसर है ये सैंड बॉक्सिंग ऐसी टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, OWASP, इसकी एब्रीविएशन भी देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर अश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल अंडरटेक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग। कि सॉफ्टवेयर अश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल में टेस्टिंग की तौसीक किस मरले पर होती है? वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम फाइल को स्क्रॉल करते जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फ़ाइल काफ़ी लंबी है और है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में ये कवर हो जाए, फिर दो वीडियोज़ आपके लिए ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट MCQs देखते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड ISMS फॉल अंडर डैश क्लॉज। कि अवेयरनेस क्रिएट करना रिलेटिंग पॉलिसीज़ के बारे में और ISMS जो है वो किसके अंदर, किस क्लॉज के अंदर फॉल करता है? सपोर्ट ऑपरेशन, या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, या लीडरशिप है। तो इसका करेक्ट आंसर है सपोर्ट। MCQs नंबर 4 है, assigning resources assignment rule and communicating rules fall under dash clause। तो ये जो है वो लीडरशिप क्लॉज के अंडर फॉल करता है। ऊपर अवेयरनेस MCQs नंबर 3 में अवेयरनेस के बारे में पूछा गया था और यहाँ पूछा जा रहा है कि जहाँ पर रिसोर्सेज असाइन किए जाते हैं, असाइनमेंट रूल बताए जाते हैं और कम्युनिकेशन रोल जो है वो भी इसी में अदा किया जाता है। तो ये किस क्लास के अंडर फॉल करता है? तो ये लीडरशिप के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ से, द ऑब्जेक्टिव ऑफ COBIT इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है क्रिएट ऑप्टिकल वैल्यू फ्रॉम इट बाय बैलेंसिंग बेनिफिट विद रिस्क। इट्स करेक्ट ऑप्शन। ये नेक्स्ट तीनों ऑप्शन दिए हुए, इनको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ इट, मैनेज इफ इट इफेक्टली वाइल इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, और ऑप्शन डी है क्रिएट अ सिंगल पेज इट डैशबोर्ड। और इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑप्शन ए वाला है जो रेड से हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 6 है, इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ऑनरशिप ऑफ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल लाइज बिटवीन। कहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ऑनरशिप में वैलिडेशन का कंट्रोल कहाँ पर लाई करता है? तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इन्फो जस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंसल्टेंट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी आप देख लें, IT ऑपरेशन टीम है, बिजनेस टीम है, IT हेल्प डेस्क है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, वेयर शुड सोर्स कोड बी केप्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस।
ऑप्शन ए एसएस कंट्रोल सिस्टम, चेंज कंट्रोल सिस्टम, वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सोर्स कंट्रोल सिस्टम। इन चारों सिस्टम्स को आपने एक दफ़ा देखना है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लेकिन आपसे एसएस कंट्रोल का ऊपर एक लाइन देकर ये पूछ सकते हैं कि आप इसका बताइए कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी कॉन्फिडेंशियल, should be verbal communicated या decided on ad hoc basis या documented and available to who need them। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, documented and available to who need them। क्वेश्चन नंबर 9 है it seemed to conducting a successful security transformation project is more challenging in a ऑप्शन 1 है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल साइज और इन्वायरमेंट वेयर मल्टीपल साइट्स और प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो कंडक्ट करना, कौन सा मॉडल सक्सेसफुली कंडक्ट करना जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल साइज़। अच्छा, स्मॉल साइज़ कितनी ऑर्गेनाइजेशन, कितने अफराद पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल साइज़ बोलते हैं और कितने पर मुश्तमिल है तो उसको लार्ज या मीडियम कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपके हैंडआउट्स में थोड़ा गिवन है इसके बाद कि कितने अफराद पर ये मुश्तमिल होती है, तो ये भी आपने देखना है। इस हवाले से भी क्वेश्चन पिछली दफ़ा MCQs जो है वो आया था। MCQs नंबर 10 है स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू। तो ये स्टेज 2 पर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसको रेफर करती है? सिक्योरिटी गवर्नेंस को करती है या सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को करती है, सिक्योरिटी हार्डनिंग को करती है या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी हार्डनिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आगे आपको चल के मैं इनके बारे में जो है वो सब्जेक्ट भी दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना कुछ आया हुआ है। लेकिन हर तरह से आपने करना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो सब्जेक्टिव दिया वो वहाँ भी सब्जेक्टिव हो सकता है, उसी में से वो ऑब्जेक्टिव बना ले। तो मकसद ये है कि वो टॉपिक्स आपने लाजमी तौर पर करने हैं। MCQs नंबर 11 है डैश शुड बी यूज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स हैव नॉट बिन अल्टर्ड। किसको हम यूज़ करके इंश्योर करने के लिए कि क्रिटिकल सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो अल्टर्ड नहीं हैं। तो ये फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल के थ्रू हम जो है वो ये सारा कुछ एनालाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हैड ऑलवेज। ऑप्शन 1 है टेक क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग, नेवर एडमिट मिस्टेक एंड फेलियर, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन का हेड होता है वो हमेशा उसका बिहेवियर कैसा होता है कि वो कभी भी अपने जो फेलियर और मिस्टेक है उनका एडमिट नहीं करता या सबको कर लेता है ETC, या बहुत वो सख्त और डिसिप्लिन होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। सिंपल मतलब ये है कि वो उसी का क्रेडिट लेता है जो उसने अच्छा काम किया होता है, अगर गलत किया होता है तो उसको भी वो एडमिट कर लेता है। नेक्स्ट है नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी फेस्ड इन डैश स्टेप 2 VM साइकिल, प्रिपेयरिंग द स्कैनर, एनालाइज द एसेट, रनिंग द स्कैनर, अप्लाइंग द पैचेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रनिंग द स्कैनर। MCQ नंबर 11 है डैश कैटेगरी वल्नरेबिलिटीज हैव द हाईएस्ट severity इन Qualys स्कैन। तो लेवल 2 कैटेगरी। अच्छा, अगर यहाँ वैसे यहाँ पर जो है ना ऑप्शन 2 बन रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये दिया हुआ ना 1 2 3 4 तो फिर जो है वो 1 आएगा। एक दफ़ा इसको फिर आपने अपने हैंडआउट से देख लेना है इसके जो Qualys स्कैन हाईएस्ट सिवियरिटी के हवाले से। लेकिन अगर आपके पास 2 3 और 4 दिए गए फिर आपके पास 2 ठीक आएगा, करेक्ट आएगा। अगर आपके पास 1 2 3 आया हो तो फिर 1 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 15 है ISO 31000 गाइडलाइंस आर कंसर्न विद। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट से इनका कंसर्न है या लीडरशिप और कमिटमेंट से है या प्लानिंग से है या ऑपरेशन से है। तो इसकी गाइडलाइंस जो है वो कंसर्न करी होती हैं लीडरशिप और कमिटमेंट पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16 है डैश प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल। वो ऐसा क्या है जो कि प्ले करता है इंस्ट्रूमेंटल रोल जो है वो इन सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की कामयाबी में वो कौन सा ऐसा रोल है जो कि प्ले करता है, कौन ऐसा रोल प्ले कर रहा है? IT टीम लीड बाय CIO या बिजनेस टीम या इंटरनल टीम या हाईएस्ट मैनेजमेंट जो टीम है उसकी बात हो रही है। तो ये चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है, IT टीम लीड बाय CIO।
Okay, MCQs number 17. Dash should be deployed to limit and control that which devices can be connected to the other network. ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 802.1 एंड .11 ग्राम 11B और 11N। ठीक है, तो ये 802.1 एक्सेस का करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 8 है ऑल नेटवर्क ट्रैफिक टू और from internet must pass through dash to filter unauthenticated है unauthenticated connection। बात क्या की जा रही है कि तमाम जो नेटवर्क की ट्रैफिक है या इंटरनेट की ट्रैफिक है वो कहाँ से गुजरती है और उसके बाद फिर वो फिल्टर हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये अनऑथेंटिक कनेक्शन है या ऑथेंटिक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, लेयर्स आपके पास दी हुई हैं और आप पूछ रहे हैं भाई किस लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या सेशन लेयर की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की कर रहे हैं या सिस्टम की कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सीज को कहते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 19 है इन विच फेज ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट और डिसाइडेड। ऑप्शन ए है रिपोर्ट बिल्ड प्लान स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स असाइन रोल और कंडक्ट असेसमेंट। अच्छा, एक शॉर्टकट आपको तरीका बताऊँ, जब ज़्यादा सारे एमसीक्यूज होते हैं ना, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता ना, तो या जो सबसे ज़्यादा वाला होता है ना, ज़्यादा लंबी सारी लाइन लिखी होती है, या तो वो करेक्ट होता है या बिल्कुल जो सबसे छोटा हो रहा होता है। अगर बाकी तीनों ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखे हुए हैं यानी उनकी तकरीबन लेंथ सेम और एक छोटा सा है, तो करेक्ट फिर वो बनता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो होता है। ज़्यादातर बी या सी ऑप्शन मोस्टली करेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं आता था तो तब की ट्रिक बता रही हूँ, अगर आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग ये फाइल हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं वैसे खुद से नहीं कह रही, आप लोग किसी से बेशक खुद पूछ लें, ये कासिम वर्ड की फ़ाइल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग को ये चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में आपने सिर्फ जो है वो ये लिख देना है कि मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए, और इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की चाहिए, आपका जो भी फर्स्ट पेपर है उसकी अगर आपको अभी नहीं मिली या किसी भी और सब्जेक्ट की आपको नहीं मिली है और आपको चाहिए, तो भी आप जो है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप जहाँ पे आप लोग के नंबर भी सेव रहेंगे, आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, वहाँ पे ऐड कर दूँगी और आपको आपके ये सब्जेक्ट की फ़ाइल जो है वो दे दूँगी और ये फ़ाइल भी आप लोग को मिल जाएगी। एनीवेज एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ जाते हैं। ऑटोमेटेड टूल शुड बी यूज्ड। ऑटोमेटेड टूल जो है वो यूज़ किया जाता है वेरीफाई और कंपेयर करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन को किसके साथ मिला के यूज़ करते हैं। अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, रिकमेंडेड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बाय वेंडर, लेटेस्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो रिलीज़ की जाती है वेंडर की तरफ से, या डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी इम्प्रूव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। MCQs नंबर 21 है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल वैलिडेशन की रिस्पॉन्सिबल कौन सी टीम होती है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में? बिजनेस टीम होती है, इन्फो सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट होती है, या IT ऑपरेशन टीम होती है, या IT हेल्प डेस्क होता है। ये जितनी भी टीम्स आपके हैंडआउट्स में दी हुई हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी टीम है, इनके बारे में अपनी लाजमी पढ़ना है। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाती चलूँ, इन्फो सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर वेबसाइट्स गाइड यूज़र। जो कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्सेज होते हैं, सेंटर होते हैं, वो वेबसाइट्स जो होती हैं इनकी, वो गाइड करती हैं यूज़र को कौन से रिसोर्सेज के हवाले से। आपके पास 4 ऑप्शन सी में बहुत लंबे चौड़े हैं, इसलिए मैं सबको नहीं पढ़ रही, सिर्फ जो करेक्ट है उसको पढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी NITS रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर, साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये हैं वो वाले रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 23 है कम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी इन्फोर्स टू सर्वाइव। 4 ऑप्शन दिए हुए, डिक्शनरी अटैक है, इंजेक्शन अटैक है, डॉस अटैक है, या फिशिंग अटैक है। तो ये डिक्शनरी अटैक इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिशिंग अटैक भी कुछ एमसीक्यूज में ये भी पूछा हुआ है, तो इसका भी आपने देखना कि फिशिंग अटैक कहते किसे हैं। एमसीक्यूज नंबर 24 है एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन फेज़ 1 पायलट फेज़ 1 पायलट फेज़ होता है, इसलिए इन्होंने साथ में बता भी दिया, ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन है परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की IT एसेट्स इन टेस्ट एनवायरनमेंट। एमसीक्यूज नंबर 25 है कैंडिडनेस। अच्छा, मैंने समझा कैंडिडेट है। कैंडिडनेस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट ही
इसका करेक्ट ऑप्शन है होनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कभी कभी जो है ना वो समझ भी नहीं आती है जल्दी जल्दी में कि क्या लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हमने सिर्फ 6 पेजेस पढ़े हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आपने जो है वो इसको रोक कर वीडियो को ना कम्प्लीटली पढ़ लेना, अगर आपको जल्दी जल्दी में मेरी समझ ना आए तो। ठीक है, तो ये है जी कैंडिडेट्स क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, दैट ही इज़ ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट टॉक। ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 26, प्रोटोकॉल यूज फॉर असाइनिंग एड्रेस डायनामिकली। कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है डायनामिक एड्रेस को असाइन करने के लिए? डीसीपी है, एचटीटीपी है, या डीएचसीपी है, या आईपी है? तो डीएचसीपी वो वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27, डैश टीम हैज़ प्राइमरी ओनरशिप ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन सी टीम की जो प्राइमरी ओनरशिप है वो कौन सी टीम की होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है, आईटी ऑपरेशन टीम है, बिजनेस टीम है, रिस्क एंड कंप्लायंस टीम है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 28, रूल आर मेंशन्ड रिलेट टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। कितने रूल्स जो है वो मेंशन हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग के हवाले से C++ के? तो ये 10 रूल्स हैं। और 10 रूल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पे कौन सा रूल है, ये भी आपने देखना है अगर इसकी डिटेल आपके हैंडआउट्स में दी हुई है। तो अगर नहीं है तो फिर ठीक है। एमसीक्यू नंबर 29 है, डैश इज गोल एफ परफॉर्मिंग ऑडिट। कौन सा गोल है जो कि परफॉर्म करना है ऑडिट ने? तो ये जी ऑप्शन डी है, फोकसेस ऑन हाउ ऑन एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर टू स्टैंडर्ड। ये है ऑप्शन डी जो कि सबसे लॉन्ग है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 30 है, अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में कौन सी टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करे? तो ये आईटी ऑपरेशन टीम का काम होता है। एमसीक्यू नंबर 31 है, डैश इन डैश असेसमेंट टेस्टिंग। कौन सी असेसमेंट टेस्टर होता है जो कि फुल असेस होती है ऑल इंटरनेट इंफॉर्मेशन पर टारगेट के मुतल्लिक? तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। अच्छा, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, इन तीनों का डिफरेंस भी आपने लाजमी देखना है। कभी कभी इस हवाले से शॉर्ट भी पूछ लिया जाता है। डैश असेसमेंट इज डिजाइन टू डिटरमाइन वेदर एन अटैकर कैन अचीव स्पेसिफिक गोल। जो कौन सी असेसमेंट होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है डिटरमिन करने के लिए कि कहाँ पर जो है वो अटैकर ने अचीव कर लिया अपना स्पेसिफिक गोल। अगर उसका डेटा हासिल करना या कुछ भी, किस तरह का डेटा उसने हासिल करना है, यही उसका स्पेसिफिक गोल होता है ना। या कभी कभार वो जो है वो अकाउंट से पैसे निकालना, ये भी उसका गोल हो सकता है। व्हेन फेसिंग योर करंट सिक्योरिटी पोस्टर, जब आप फेस कर होते हैं करंट सिक्योरिटी पोस्टर को, तो वो कौन सी असेसमेंट होती है? असेसमेंट का नाम पूछ रहे हैं, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 33 है, डैश और की बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात ये है कि आप जो है वो इसका मेन बेनिफिट बताएं सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रिवेंशन ऑफ अटैक से बचने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों भी आप पढ़ लें। ऑप्शन बी जो है वो सबसे छोटा है, प्रिवेंशन ऑफ अटैक, इसलिए ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड दिस इज़ जस्ट अ जोक, इसलिए नहीं है, वैसे इसको करेक्ट ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ अटैक है, वो जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 34, ताकि आप लोग बोर भी ना हो ना, क्योंकि काफ़ी लंबी फाइल है तो पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। एनीवेज एमसीक्यू नंबर 34 है, डैश एक्शन इज़ रिकमेंडेड। कौन सा एक्शन जो है वो रिकमेंड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, किसके लिए? हैविंग अ वेरी गुड सिक्योरिटी पोस्चर, गुड सिक्योरिटी पोस्चर के लिए, एंड हैज़ अ सिक्योर हायर देन 85%। तो ये जी चार आपके पास दिए गए हैं। गो फॉर रिस्क असेसमेंट, रिस्क की असेसमेंट करें, या थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू लें, या फिर गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर है गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन। वर्जन ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट शुड बी अप्लाइड ऑन नेटवर्क डिवाइसेस। जो सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट वर्जन होते हैं वो अप्लाई होता है नेटवर्क डिवाइसेस पर अप्लाई होना चाहिए। कौन से किस तरह के डिवाइसेस पर? लेटेस्ट पर, या डिफ़ॉल्ट पर, या लेटेस्ट एंड स्टेबल पर, या ओल्डेस्ट पर? तो लेटेस्ट एंड स्टेबल डिवाइसेस पर होता है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर इज ड्यू टू।
मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जुड़े होते हैं वीक सिक्योरिटी पोस्चर से। और इसकी वजह क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों का अवेयरनेस नहीं होती, या लैक ऑफ फंड्स, उनके पास फंड्स की कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, या लैक ऑफ कमिटमेंट। तो ये आपको इन्होंने क्वेश्चन ए यहाँ पे हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी होती है। तो तभी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से वो मसले मसाइल आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और फिर हैकिंग वगैरह का इशू हो जाता है। MCQs नंबर 37 है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड टू बी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को ज़रूरत होती है किसकी? रिव्यू 1 इन 3 ईयर, 3 सालों में एक दफ़ा रिव्यू करने की, या उसको 5 सालों के बाद अपडेट करने की, या लॉक्ड इन ड्रॉवर और केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ड्रॉवर को लॉक करके कॉन्फिडेंशियल को केप्ट करने की, या रेगुलरली रिव्यूड एंड अप्रूव्ड फॉर द चेंजेस। अब जाहिर सी बात है, अगर इस बात को आप थोड़ा सा भी समझें ना तो आपको समझ आ जाएगी कि जब किसी भी, देखिए सॉफ्टवेयर की बात हो या किसी भी और चीज़ की आप देख लेना, सॉफ्टवेयर को अगर देखें तो आप देखें पहले जिस तरह के नोकिया वगैरह के मोबाइल्स होते थे, हालांकि उस टाइम वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि बाकी बहुत सारे मॉडल्स आ गए मोबाइल के, टच स्क्रीन वाले आ गए, और इसमें भी फिर iPhone ETC, तो इसलिए वो फिर क्या हो गए, वो बहुत पुराने हो गए, इसीलिए लोग उसने यूज़ नहीं करते। तो रेगुलरली हमें साथ साथ जो है वो टाइम के साथ साथ चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। उनमें जो यूज़र होते हैं, जो वो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनसे हमें रेगुलरली रिव्यू करवाना होता है कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है, कौन से फीचर्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसमें जो है वो ऐड करें। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी है, रेगुलरली रिव्यूड और अप्रूव्ड फॉर चेंजेस, के रेगुलरली आपने यूज़र से रिव्यू लें और फिर चेंजेस के लिए अप्रूव करें उनको उसके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज नंबर 38, इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के केस में रेगुलेशंस नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अंडरस्टूड टू रेज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो SBP जो है उसका करेक्ट आंसर है। 4 और ऑप्शंस हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। PTA है, PEMRA है, पेम्ब्रा और पेपरा। इसे हम सिंपल ऐसे ही पढ़ते हैं, ये PEMRA भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पेम्ब्रा, पेपरा, PTA, SBP ऐसे लोग इनको पढ़ते हैं। MCQ नंबर 39 है, इन्वेंट्री ऑफ अथोराइज्ड एंड अनअथोराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल रिक्वायर्स मेकिंग अ लिस्ट ऑफ। जो इन्वेंट्री होती है अथोराइज और अनअथोराइज सॉफ्टवेयर की कंट्रोल करने के लिए उनको जो है वो एक लिस्ट बनानी पड़ती है। कौन सी लिस्ट होती है? अथोराइज एक्सेस एंड वेरिएंट की लिस्ट होती है, या अथोराइज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरिएंट की होती है, अथोराइज सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट की होती है, या अनअथोराइज सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट की होती है? अथोराइज सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट की लिस्ट होती है वो। MCQs नंबर 40 है, विच प्रिंसिपल शुड बी यूज व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन डेटाबेस। डेटाबेस में जब यूज़र की सेटिंग अप हो रही होती है तो उस टाइम पे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल यूज़र, लेटेस्ट प्रिविलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र, या हाईएस्ट प्रिविलेज? तो लीस्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। MCQs नंबर 41 है, विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप इज़ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। आंसर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लें अगर मर्ज़ी है, अच्छा लग रहा है तो, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक कर दें कर दिया करें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के थक जाती हूँ और ज़बान भी फिसलने लगती है, फिर भी आप लोग को तरस नहीं आता कि चलिए आप तो लाइक कर दें काइंडली। और दिस इज़ फन जो कि मैंने कहा है। और अच्छा, जो यहाँ पे सीरियस बात है, अब फ़न के साथ साथ सीरियस बात भूल ही जाती है। सीरियस बात ये है कि जब आप पेपर देने जाए ना, तो जितने % आपका पेपर आए ना, ऑनेस्टली आपने आके रिव्यू देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ इतने % हमारा यहाँ से इस फाइल से आया था, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, मुझे आपके कमेंट करने से आप हौसला अफजाई होती है कि हाँ किसी बंदे ने देखी है और वाकई किसी की हेल्प हुई है। ठीक है, जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो ऐसा लगता है कि दीवारों से बातें कर रहे हैं। वैसे हम यूट्यूब पे अपलोड करते जा रहे हैं, किसी को हमारी बात से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो काइंडली ये मेहरबानी करनी है आपने। अब हमारे पास इतनी लंबी फाइल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास आ गया सब्जेक्टिव। ठीक है, तो कलम उठा लें, अगर आपके पास हैंडआउट्स हैं ना तो उसको मार्क करते जाएं, हैंडआउट सामने खोल लें और जो मैं बताती जा रही हूँ ना वो ढूंढ के साथ साथ टिक करते जाएं या इंपॉर्टेंट लिखते जाएं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुना चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, स्टेप इन्वॉल्व्ड इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वो कौन कौन से स्टेप हैं जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में आते हैं जी। फर्स्ट, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, रेमीडिएट एंड इमीडिएट द वल्नरेबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन आपने यहाँ से देखना है, आंसर हो सकता है यहाँ पे कमी बेशी हो तो वो आपने हैंडआउट से जो है वो देख लेना है। ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आपने इतना थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करना है, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज क्वालिफाई बिल्ट इन पॉलिसीज लाइब्रेरी इंक्लूड। अब देखें, ये अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने स्टार्टिंग से फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को उठा के फिर साथ में आंसर को मिक्स करके ना इस तरह से लिखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत कहानियाँ बनाना आती हैं तो फिर तो आप खूब इसको कर लेंगे। सिर्फ CIS एंड डीज़ा पॉलिसीज सिर्फ ये नहीं लिखना ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के ना तो वो वाला और साथ में ये मिक्स अप करना। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बड़ा लिखना है, ये ना हो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप सिर्फ एक लफ्ज़ का जवाब दे रहे हो तो वो भी थोड़ा ना दिखने में बहुत कम लगता है और फिर जो है वो उसके भी मार्क्स नहीं दे सकते ना टीचर्स, क्योंकि इतना थोड़ा जो लिखा होता है। फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज़ को बनाने के लिए क्वालिस बिल्ट इन पॉलिसीज़ लाइब्रेरी, क्वालिस जो है वो बिल्ट इन पॉलिसीज़ लाइब्रेरी में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? CIS एंड डीज़ा पॉलिसीज शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑटोमेटेड मैकेनिज्म में सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप है स्कैन एंड IT एसिड्स यूजिंग कॉलेज नेसेस कंप्लायंस स्कैन। ओके, अब एडजस्ट हो गई स्क्रीन। स्कैन एंड IT एसिड्स यूजिंग कॉलिनेसिस कंप्लायंस स्कैन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देयर आर डैश बेनिफिट्स ऑफ वेरिएंट कंट्रोल। कितने वेरिएंट कंट्रोल के कितने बेनिफिट्स हैं? वेरिएंट कंट्रोल के 7 बेनिफिट्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ये भी आपने देखना है। अच्छा, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता है ना 3 मार्क्स का आता है और आपसे वो नहीं पूछते कि कौन कौन से हैं, फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 5 बेनिफिट्स ऑफ वेरिएंट कंट्रोल, देयर आर 7 बेनिफिट्स ऑफ वेरिएंट कंट्रोल। लेकिन अगर आप लोग से बेहतर है कि अगर 3 में भी आप लोग को नाम आता है तो सारे लिख दे, अगर नाम नहीं आते तो खैर है 3 वाले में तो फिर भी, लेकिन 5 वाले में बिल्कुल भी खैर नहीं है और वो पूछेंगे भी सही 5 वाले में इनके नेम, तो नेम भी आपने देखने, सिर्फ 7 याद नहीं कर लेना। ISO 31000 गाइडलाइंस आर कंसर्न्ड विद लीडरशिप एंड कमिटमेंट। आई थिंक मुझे लग रहा है ये MCQs में भी हम पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटेड टू पॉलिसीज आई एंड ISMS फॉल अंडर। तो ये स्पोर्ट में फॉल करता है। Choose the correct statement. Allow all IP address, deny all IP address, deny communication with non-malicious IP, या allow communication with unused IP address। तो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे दी और कहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट है, आप लोग बताएं। डिनाई कम्युनिकेशन विद नॉन मलिशियस IP एड्रेस, एक स्टेटमेंट थोड़ा सा समझना कि सारे IP एड्रेस को अलाउ कर देना, सारे IP एड्रेस से जो है वो डिनाई कर देना, इनकार कर देना उनको एक्सेप्ट से, या फिर अलाउ करना कम्युनिकेशन को अनयूज्ड IP एड्रेस से। अब अनयूज्ड है तो फिर उनके बारे में भी हमें नहीं पता ना, फिर उनको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं। या फिर डिनाई करना कम्युनिकेशन से सिर्फ जो मलिशियस IP एड्रेस है, मलिशियस जो हमें पहले से पता कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, इस पे अगर हम कोई मलिशियस जैसे कोई आ जाता है ना लिंक वगैरह, हमें वो दिखने से नज़र आ रहा होता है कि ये मलिशियस टाइप है, हमें इससे शक पड़ रहा होता है कि ये कुछ जो है वो डेटा हैक करने वाला ना हो। तो जब हमें पहले से मलिशियस लग रहा है वो IP एड्रेस, तो फिर हम उससे तो कम्युनिकेट करने से डिनाई करेंगे ना, तो करेक्ट ऑप्शन C है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन स्मॉल साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान इट इज़ लाइकली द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज स्टॉल विल। इसके हवाले से मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी थी 1 to 5 और 2 4 है, अगले में 10 से 15 हैं स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सब में स्मॉल साइज लिखा हुआ है। एक स्मॉल साइज है, एक मीडियम साइज है और एक जो है वो इसकी जो बिग साइज होता है वो है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। पहले स्मॉल साइज का आंसर है, आंसर जो क्वेश्चन है 49 उसमें स्मॉल साइज का पूछा हुआ है। जो 50 है इसमें मीडियम है और जो 51 है ये लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो सेम ही उन्होंने मैंशन कर दिया, एडिट करना आई थिंक भूल गए। ओके,
तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये करंट पेपर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच कार्ड प्लेट 65 मिलियन पेमेंट कार्ड जो है वो कंप्रोमाइज्ड थे इसमें। हाउ मच पीपल अफेक्टेड, ये जो अफेक्ट हुआ था ना इसके बारे में आपको पता है, जो अटैक हुआ था आपकी बुक में इसकी डिटेल्स गिवन है। 78.8 मिलियन लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे इससे। विच काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, किस तरह की वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट हुई थी। देन दे एक्सप्लॉइट अ 0-day वल्नरेबिलिटी इन विंडो और एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटी वर फाउंड इन एंथम नेटवर्क। हाउ मच मेल यूज, कितनी मेल जो है वो यूज़ की गई थी। द मालवेयर वॉज आल्सो एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस। 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो कैप्चर किए गए थे। 56 मिलियन पेमेंट कार्ड थे और 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस थे। अर्ली सितंबर 2024 की बात हो रही है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो द अटैकर वर एबल टू गेन एक्सेस टू वन ऑफ होम डिपार्टमेंट वेंडर्स environment by using third party vendor login credential। ये login नहीं है, login credential। नेक्स्ट ऑप्शन है, देन दे एक्सप्लॉइट अ 0-day vulnerability in window which allowed them to pivot from the vendor specific environment to the home depot corporate environment। Once they were in Home Depot network, they were able to install memory scarping malware on over 7500 self checkout POS terminal। और नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मालवेयर वॉज एबल टू ग्रैब 56 मिलियन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। द मालवेयर वॉज आल्सो एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का भी आपने याद करना है कितने जो है वो मिलियन क्रेडिट कार्ड थे, इनको मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जो 4-5 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना यहाँ पे, जो कि अभी हम यहाँ तक पढ़ के आए हैं, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़नी है और इनको याद रखना है, ठीक है। मिक्स ज़रा भी नहीं करना। ये एमसीक्यूज भी पिछली दफ़ा भी आया हुआ था, क्रेडिट कार्ड या ईमेल एड्रेस दोनों का लाजमी पूछते हैं कि ये 53 मिलियन इफेक्ट हुए थे या 56। टॉपिक नंबर 145 है, व्हाट इज सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है, किसको कहते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज अ थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की सारी कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर किस किस नंबर पे आती है, नंबर वाइज। अच्छा, ये पिछली दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया था, आई थिंक उन्होंने 5 लेयर्स के नाम पूछे थे, इस तरह से कुछ था क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, टाइम काफ़ी सारा हो गया। लेकिन उन्होंने जो है वो लेयर फिर ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले ही जो है वो बाद में लिख लें, दूसरे वाले पहले लिखते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि हम आगे पीछे कुछ पॉइंट्स को लिख देते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है, अब फर्स्ट पोजीशन होल्डर को हम थर्ड पोजीशन होल्डर बना दें तो ये तो करेक्ट नहीं होगा ना, ठीक है। समझ गए बात को, फर्स्ट को फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड को सेकंड लिखना है। कभी कभार वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि थर्ड का नाम बताओ, कभी कहते हैं कि फर्स्ट का नाम बताओ, और कभी कहते हैं कि जो है वो कर लेते हैं कि पहले 3 का नाम बताओ, सारी का नाम बताओ। कभी ये पूछते हैं कि कितनी हैं, टोटल हैं कितनी, तो किसी भी तरह से आ सकता है। बताने का मकसद ये है कि सबको आपने याद करना है हर लिहाज से। ओके जी, कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ विच टेक मोर टाइम एंड एफर्ट मैनी टाइम रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए टाइप कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। FW ग्रैनुलर है, असेस लिस्ट है, बिल्डिंग एंड इफेक्टिव DMZ आर्किटेक्चर है, और सेग्रीगेटिंग द नेटवर्क विद VLANs, एडिंग अ सिक्योरिटी टूल सच एंड SIEM, FW DLP NECTC ऐप DB इंक्रिप्शन है। टॉपिक नंबर 146 है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। ये मोस्टली क्वेश्चंस में आता है। तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बताएं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, द राइट सिक्योरिटी, इसको रट्टा ही लगाना है आपने अगर नहीं भी समझ आती तो भी, राइट सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द राइट प्लेसेस, इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, और एग्रीगेट कंट्रोल। इसके एग्जांपल भी दिए हुए लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना ऊपर वाला वो लाजमी देखना है। स्टेप इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, फिर वही बात आ गई, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, ये सारे तकरीबन रिपीटिव हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके अलावा दिया ही हुआ कुछ नहीं है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें चॉइस का वैसे भी कोई चांस नहीं, और इस दफ़ा तो पैटर्न ही चेंज होगा, चॉइस है ही नहीं, तो इसलिए किसी को भी चॉइस पे मत छोड़ना, समझे। अच्छा, ये कोई ऑर्डर नहीं था। ओके,
स्टेप इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, कौन से स्टेप्स हैं इसमें? असेस रिस्क प्रोफाइल, रिसर्च सिक्योरिटी सोल्यूशन, डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल एंड सोल्यूशन, टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी पोस्चर। जाते जाते मैं आप लोग को इसलिए बातों में लगाती हूँ कि ताकि आप लोग थोड़ा सा चिल कर लें, ताकि अगर बोर हो गए ना तो बिल्कुल भी आप लोग बोर ना हो। सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, कुछ भी फजूल नहीं बताया मैंने। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, अब जी यहाँ पे आपके पास दी हुई हैं लेयर्स, देख लें। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट इनिशिएटेड जो है वो इसका प्रोजेक्ट टाइमलाइन 2 मंथ्स है। फर्स्ट लेयर जो है वो है जी सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ IT एसेट, जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ है। फिर सेकंड लेयर 1 मंथ की है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम VM भी कहते हैं। थर्ड लेयर है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, जो कि 1 मंथ इसका ड्यूरेशन है। और जो लेयर 4 है गवर्नेंस एंड ISO, ये 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन है। सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल गवर्नेंस फेज रिपीटेड इन मोस्ट एग्जाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं कहती अब इसके बाद, ये सारे इंपॉर्टेंट आप लोग को पता होना चाहिए भाई, एम ही अपना टाइम ज़ाया करिए। OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मैट्रिक्स गवर्नेंस के जो फेज़ हैं वो ये हैं कि फर्स्ट है स्ट्रेटजी एंड मैट्रिसेस, सेकंड है एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड थर्ड है पॉलिसीज एंड कंप्लायंसेस। तो अच्छा, इनकी डिटेल भी आगे लिखी हुई है। अगर आपके पास ये लॉन्ग में आता है ना तो फिर आपको डिटेल भी लिखना पड़ेगी, अगर शॉर्ट में आता है तो फिर तो चलो कोई मसला नहीं है, 3 पॉइंट्स लेके 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछते हैं ना तो एक दफ़ा ये पढ़ लो ना कि स्ट्रेटजी और मैट्रिसेस होते क्या हैं, समझ भी आ जाएगी ना पॉइंट्स की। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही भाई, आप लोग इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के पढ़ लें। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेंथी हो गई वीडियो, और मैं इस वीडियो को एंड भी इसी जो है वो वीडियो में करूँगी, इस फाइल को एंड। ठीक है, 2 नहीं बनाना चाह रही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। IT सिक्योरिटी के फंक्शंस क्या होते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी है, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सिक्योरिटी है, और मोबाइल सिक्योरिटी है। व्हाट इज पैच? Patch is a piece of software designed or update a computer program and its supporting data to fix or improve it. This include fixing security vulnerability and other bugs. जनरल स्टेप्स होते हैं वो पैच मैनेजमेंट में वो क्या होते हैं, ये भी बहुत दफ़ा आता है। एस्टेब्लिश बेसलाइन IT एसेट इन्वेंट्री, 2 है गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, थर्ड है आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी relevancy and filter to assign to endpoint, review, approve and immediate patch management. What is पैच मैनेजमेंट? अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था कि पैच किस कहते हैं, अब ये है कि पैच मैनेजमेंट किससे कहते हैं। पैच मैनेजमेंट किससे कहते हैं? पैच मैनेजमेंट के टास्क क्या हैं? रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग। अब इनको जल्दी जल्दी पढ़ ही लेते हैं। Patch management is an area of system management that involve acquiring, testing, and installing multiple patches, code changes to add in administrative computer system। और जो टास्क होते हैं पैच मैनेजमेंट के, जो टास्क होते हैं, एक सेकंड, यस अभी आगे। पैच मैनेजमेंट के टास्क के बारे में हम पढ़ते हैं कि मेंटेनिंग करंट नॉलेज ऑफ अवेलेबल पैचेस, डिसाइडिंग व्हाट पैचेस आर अप्रोप्रिएट फॉर पर्टिकुलर सिस्टम, किस सिस्टम के लिए कौन से जो पैचेस हैं वो ठीक हैं, इंश्योरिंग दैट पैचेस आर इंस्टॉल्ड प्रॉपरली वो इंस्टॉल हो गए कि नहीं, टेस्ट करना उनको, इंस्टॉल करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट करना ऑल जो उससे एसोसिएटेड प्रोसीजर होते हैं उनको, फिर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग, बाय नॉट अप्लाइंग पैचेस, अगर आप अप्लाई पैचेस को नहीं करते तो फिर किस चीज़ का रिस्क होता है? यू माइट बी लीविंग द डोर ओपन फॉर अ मालवेयर अटैक, अगर आप जो है वो पैचिंग को अप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिए मालवेयर अटैकर के लिए। Malware exploit flaw in a system in order to do its work. In addition, the time frame between and exploit and when patch is released is getting shorter. क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉपिक है 283। ये टॉपिक इसलिए साथ लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को हैंडआउट से इजीली जो है ये आप लोग फाइंड कर सकें। की लीडरशिप क्वालिटीज़ फॉर इन्फो सिक्योरिटी हेड IMP रिपीटिंग। ओके, इसका जो है वो कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं? Let examine the key leadership qualities for the information security head or the key resources driving the security transformation program. Authenticity है, candidness है, fairness and fair play, team environment, recognition, talent and hardware, और सेलिब्रेटिंग सक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं। तो इज़ राइट पर्सन वर्किंग एट द राइट प्लेस, डू
key people tasked with security governance and documentation has the right skill and experience to build documentation के जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक जगह पे काम करें, जिस बारे में उनको जो है वो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, क्या वो उसी डॉक्यूमेंट को बिल्ड कर रहे हैं, किसी और को तो नहीं कर रहे, अनएक्सपीरियंस बंदा तो नहीं है। आर द स्टाफ अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या जो स्टाफ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाखबर है जो कि रिलेटेड हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस डॉक्यूमेंटेशन से, और जो पॉलिसीज़ SOPs और चेकलिस्ट हैं उन सब से वो अवेयर है या नहीं। इस डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ स्टाफ JDS और अप्रेजल 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल और 4 पिलर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वो 4 लेयर भी कह सकते हैं या 4 पिलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं पढ़ती हूँ इसकी लेयर्स को। सिक्योरिटी हार्डनिंग है, फर्स्ट वन, सेकंड है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, और फोर्थ है सिक्योरिटी गवर्नेंस। अगर आप लोग ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल प्रोवाइड द करेक्ट सीक्वेंस एंड फोकस इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पेज गैप। ये सारा आपने लिखना है, वैसे ही मैंने शॉर्ट पढ़ा है, ठीक है। इन्फो सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल ब्लॉक में क्या आता है और जो अगले अगले ब्लॉक है ना उनमें क्या आता है, वो कोई एक उठा के कह देते हैं कि ये आप बताओ ना ज़रा किस ब्लॉक की हम बात करें और ये स्टेप किस ब्लॉक में आता है, ठीक है। इनिशियल जो उसका ब्लॉक है उसमें यही आता है, पॉलिसीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी होती है, पेरियोडिक रिव्यू होता है, और इंटरमीडिएट का भी देख लें, चेंज मैनेजमेंट, SOP अवेयरनेस और मॉनिटरिंग होते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, रिस्क मैनेज करते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है उसमें, और इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मेरे पेपर में भी आया था, आई थिंक यही था, बिल्कुल यही था। अच्छा, ये यहाँ पे क्या देते हैं, वो एक टेबल सा ही देते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं बना हुआ, एक टेबल सा देते हैं ना, और आप लोग को कहते हैं कि अब इनको जो है ना वो आप लोग अरेंज करो, आगे पीछे लिख देंगे और बोलेंगे कि अब इनको अरेंज करो कि किस में कौन से वाला ऑप्शन आता है। उसकी जो है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर उसकी डिटेल पूछ लेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे और बोलेंगे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कहने का मतलब ये है कि इसको ना टेबल को आपने हर लिहाज से करना है। नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड अफेक्टिव इन्फो सिक्योरिटी गवर्नेंस, जहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि किस तरह से बिल्ड करते हैं इफेक्टिव इन्फो सिक्योरिटी गवर्नेंस को। तो इन जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं इनके थ्रू हम जो है वो इसको करते हैं, बिल्ड करते हैं अफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, इन्फो सिक्योरिटी को। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं, वो की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 6 पॉइंट हैं, और फिर हम 6 के बारे में लिखेंगे। लीडरशिप है, स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, रिपोर्टिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और कल्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, पता नहीं अब पहले क्या लिखा हुआ है, पेन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइज है, आई थिंक। ओके, ऊपर पेन टेस्ट लिखा हुआ है लेकिन ये है पेनिट्रेशन, एस्टैब्लिश पेनिट्रेशन एंड टेस्टिंग प्रोग्राम। तो ये है जी, एस्टैब्लिश अ प्रोग्राम फॉर पेनिट्रेटिंग टेस्ट दैट इंक्लूड फुल स्कोप ऑफ ब्लेंडेड अटैक सच एज वायरलेस, क्लाइंट बेस्ड एंड वेब एप्लीकेशन अटैक्स। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कंडक्ट रेगुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट, जो रेगुलरली जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग को। अच्छा, एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं, इंटरनल किसे कहते हैं, ये भी आपने देखना है, ठीक है। परफॉर्म पीरियोडिक रेड टीम एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने खुद ही पढ़ना है, मैं आगे जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, इंश्योर रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग आर डॉक्यूमेंटेड यूजिंग ओपन मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर आपने पढ़ लेना है। चलो मैं जल्दी से बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। Wherever possible, ensure that red team results are documented using open machine readable standard device scoring method for determining the result of red team exercise so that the result can be compared over time। ये भी most important है कि वो क्या कहते हैं CIS कंट्रोल की, कभी वो कहते हैं कि बेसिक्स के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बताओ, कभी कहते हैं फंडामेंटल के बताओ, कभी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल के बताओ, कभी टोटल भी पूछ सकते हैं कि हैं कितने, और कभी कोई एक उठा के वो क्वेश्चन में दे देंगे और पूछेंगे कि बेसिक क्या, फंडामेंटल क्या, कि ऑर्गेनाइजेशनल क्या, ठीक है। वो उनको फाइंड आउट करना होता है। तो फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब पता होगा कि यह है किसकी बात हुई, कि ये पॉइंट किस में लाया करता है, फंडामेंटल में या बेसिक में। ओके गाइस, अच्छा मैं चाह रही थी कि आप लोग को सारी की सारी फाइल्स जो है वो एक ही वीडियो में बता दूं। बहुत जल्दी मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी
10 से 12 पेजेस जो हैं वो अभी भी इसके रहते हैं। तो आपने इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट 2 जो अपलोड कर दूँगी क्योंकि ये वीडियो होगी बहुत लॉन्ग, तो आपने इंतज़ार करना है नेक्स्ट वीडियो का। इसको प्रिपेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।